एक 26 साल की बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम शालिनी तिवारी होता है, उसे एक 50 साल के सिपाही से प्यार हो जाता है। वो सिपाही भी शालिनी को बेइंतहा प्यार करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने का वादा कर लेते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शालिनी तिवारी का जो नाम है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर उस रात शालिनी तिवारी के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है कानपुर। यहीं पर एक थाना है बर्रा। यहीं पर रहने वाले बाबूराम तिवारी जिसका नाम होता है, उनकी पत्नी संगीता होती है। एक बेटी जिसका नाम शालिनी तिवारी है, जिसकी उम्र 26 साल है। एक बेटा है जिसका नाम अमित है। बाबूराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में फतेहपुर से रहने वाले होते हैं। बाबूराम किसानी का काम किया करते थे, लेकिन वो सोचते थे कि कहीं बाहर भी कमाया जाए, थोड़ा बहुत कुछ पैसे हों। और फिर बाबूराम जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटी को और बेटे को इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा और बड़ा अफसर बनाऊंगा। अपने बेटी को सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा मैं। बाबूराम किसान होते हैं पेशे से, लेकिन सोच अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती है। इसीलिए गांव को छोड़कर एक कानपुर में आते हैं और यहीं पर बर्रा कानपुर में एक किराए का रूम लेते हैं और वहीं पर बेटा, पत्नी और बाबूराम अपनी बेटी के साथ 4 परिवार रूम लेकर के किराए पर रहने लगते हैं। अब जो शालिनी बेटी है, एक कल्याणपुर में मेडिकल कॉलेज नर्सिंग होम नर्सिंग कोर्स करने लगती है, पढ़ाई कर रही होती है। तभी दामोदर नगर में एक रूम लेती है किराए पर और अकेले रहने लगती है। यानी घर वाले जो हैं वो अलग रहते हैं और ये अलग रहने लगती है, अपना पढ़ाई लिखाई करती है और फिर नर्स का काम किया करती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। धीरे धीरे करके 3 साल बीत जाते हैं। जो बेटी है हर 1-2 दिन पे अपने माँ के पास फोन लगाती या फिर भाई के पास बातचीत किया करती थी, लेकिन 8 फरवरी से कोई फोन ही नहीं आया। 8 फरवरी 2024 से जब कोई फोन नहीं आता है तो धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। पिताजी भी बोलते हैं, जो बाबूराम होते हैं, बोलते हैं कि बेटी का अभी फोन नहीं आया। वो अपना ड्यूटी करती थी तो शाम को जरूर फोन लगाती थी, या फिर कभी अगर गैप होता था तो दूसरे तीसरे दिन फोन जरूर लगाती थी। लेकिन आज लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं, फोन नहीं आया है। तो जो बाबूराम होते हैं ये अपने बेटी के रूम पर जाते हैं, जहां पर रूम होता है। जब जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर से दरवाजा, शालिनी तिवारी का दरवाजा जो है रूम का, बाहर से ताला इसमें झूल रहा है, लटक रहा है। तो बाबूराम सोचते हैं ठीक है, अस्पताल में चलते हैं, पता करते हैं, हो सके तो उसकी छुट्टी न मिली हो और अस्पताल में हो। तो बाबूराम तिवारी फौरन अस्पताल जाते हैं और वहां पर पता करते हैं कि मेरी बेटी शालिनी तिवारी कहाँ पर है। तो जो अस्पताल के स्टाफ होते हैं बोलते हैं कि वो तो 10 दिन से अस्पताल में आ ही नहीं रही है। लगभग 18 फरवरी को बाबूराम गए थे हॉस्पिटल। तो बाबूराम को जो है आशंका सताने लगती है कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ पे। तो पुलिस के पास जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। बोलते हैं साहब 10 दिन से मेरी बेटी फोन ही नहीं की और उसका पता भी नहीं चल रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। बाबूराम बोलते हैं कि साहब वो दूसरे तीसरे दिन फोन करती थी, हमें लगा कि काम में बिजी होगी इसलिए नहीं लगाई। अब पुलिस वाले भी मामला दर्ज कर लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो शालिनी है इसका फोटो ले लेते हैं, पता करने लगते हैं कि इस नाम की लड़की कहीं पर हो तो कोई बताए। लेकिन पुलिस भी उतना सीरियस नहीं लेती है, सोचती है होगी कहीं पे अपना ड्यूटी व्यूटी कर रही होगी। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, 2.5 महीने बीत जाते हैं। फिर से बाबूराम पुलिस के पास जाते हैं, बोलते हैं साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा है, 2.5 महीने हो गए। बाबूराम भी बहुत परेशान है, अलग अलग जगहों पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी शालिनी का कोई पता नहीं चल रहा है। पिताजी जो है दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन शालिनी का कोई भी पता नहीं चल रहा था। वो जाते हैं डीएसपी रविंद्र कुमार के पास, उनसे अपनी पूरी दुखड़ा सुनाते हैं, पिछले एफआईआर दिखाते हैं कि साहब कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या करूं, मेरी बेटी मिल नहीं रही है। तो रविंद्र कुमार जो है एक टीम बनाते हैं
और फिर जो जांच है उसमें तेजी लाते हैं। वो क्या करते हैं, जो फोटो है अलग अलग जिलों में भेजवाते हैं, अलग अलग थाने पर भेजवाते हैं कि आखिर इस फोटो की लड़की अगर किसी को कहीं दिखी हो तो बताए, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तो जो रविंद्र कुमार जी हैं ये अलग अलग टीम बनाते हैं, क्राइम ब्रांच की टीम आती है, सर्विलांस टीम लगती है, फोर्स लगते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। जो शालिनी है उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है। पहले तो अगल बगल सब जगह पता किया जाता है, हॉस्पिटल में पता किया जाता है, लेकिन कोई जब सुराग नहीं मिलता है तो लोकेशन जो उसका है ट्रेस किया जाता है। जो शालिनी है इसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है, और जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो लास्ट लोकेशन अयोध्या दिखाता है, जहां अभी श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। यहाँ पर जब लोकेशन दिखाता है तो पुलिस सोचती है कि आखिर अयोध्या गई है लास्ट लोकेशन, क्योंकि वहीं पर दिखा रहा था। तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार इसका कॉल डिटेल देख लिया जाए कि किसी और से अगर कोई बात हुई हो तो। अब पुलिस जब कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें एक व्यक्ति है, एक नंबर है जिससे बहुत ज्यादा बात हुआ था शालिनी का। और जब उस नंबर में उस नाम को पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो नाम है ये मनोज नाम के किसी व्यक्ति का है। और जब मनोज का लोकेशन ट्रेस किया जाता है 8 फरवरी का, तो पता चलता है कि एटा में राहुल नाम का एक व्यक्ति है, मनोज और शालिनी तीनों का वहीं पर लोकेशन दिखाया, और उसके कुछ ही घंटों बाद अयोध्या में शालिनी का लोकेशन दिखाने लगा। अब पुलिस क्या करे, मनोज के पीछे पड़ती है कि पहले मनोज को पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि आखिर शालिनी को जानते हो, शालिनी कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम में तो वही साथ में था। अब पुलिस मनोज का जो लोकेशन है ट्रेस करने लगती है। इधर जब पुलिस को एटा में लोकेशन मिला था इन तीनों का, राहुल और मनोज और जो शालिनी तिवारी है, तो पुलिस एटा में जाती है जहां पर लोकेशन मिलता है। वहां पे आसपास लोगों से पता करती है कि आज से लगभग 3 महीने हो चुके थे, लगभग लगभग कि 3 महीने पहले यानी 8 फरवरी को कोई यहाँ पे लाश दिखी थी क्या, या फिर कोई भी कुछ आपको दिखा था क्या। तो वहां पे लोग बताते हैं कि हाँ साहब एक कुआं है सूखा हुआ, उसमें एक लड़की की लाश दिखी थी। अब जो पुलिस है वो भी परेशान होने लगती है। वहां की जो क्षेत्रीय एटा पुलिस होती है उनके पास जब जाती है तो वो जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं हाँ, मतलब यहाँ कानपुर की पुलिस को एटा पुलिस बताती है कि देखिए लाश मेरे को मिली थी, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो पाया, उसका चेहरा जो है पूरी तरह से बर्बाद था। और हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया तो ये चीज स्पष्ट हुआ कि उसे मारा पीटा गया है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि पता हो जाए कि कहाँ की है। जब कोई नहीं पता हुआ तो एटा पुलिस जो है उस लाश को जला देती है। अब ये चीज तो कंफर्म हो गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शालिनी ही थी जिसको एटा पुलिस जला देती है। आखिर देखो पुलिस की भी कितनी बड़ी लापरवाही है कि एटा पुलिस पता तक नहीं कर पाई कि आखिर किसकी लाश हम लोग जला रहे हैं। अब पुलिस जो है मनोज के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है, तो पता चलता है कि जो मनोज है ये हेड कांस्टेबल है जिसकी उम्र 50 साल होती है, और ये अभी जर्रा थाने में ड्यूटी कर रहा है। पता चलता है कि जो मनोज है उसके 2 बच्चे और बीवी भी हैं। पुलिस जो है ये जो मनोज है हेड कांस्टेबल, इसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद कानपुर थाने में ले जाती है, और वहां पर लाने के बाद उससे पूछताछ स्टार्ट होती है। सबसे पहले मनोज से पूछा जाता है कि आखिर तुम शालिनी तिवारी को जानते हो। तो मनोज बोलता है कि नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल दिखाई जाती है कि देखो कॉल डिटेल तुम उससे बात किए हो, तो जो मनोज है इसके पसीने छूटने लगते हैं। भले पुलिस वाला था, लेकिन कहते हैं ना कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके पसीने छूटना तय है। आखिर जब उसके पसीने छूटने लगते हैं तो जो पुलिस है उसके जो डाउट है वो कंफर्म में बदलने लगते हैं। अब पुलिस मनोज से सख्ती से पूछताछ स्टार्ट करती है, तो मनोज जो है वो टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है, और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस तरीके का भी हो सकता है। जो मनोज है वो बताता है कि साहब मेरी उम्र 50 साल है, मेरी मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरा जो घर है गजैनी के ओ ब्लॉक तात्या टोपे नगर का रहने वाला हूँ। ये जो मनोज है बताता है, और बताता है कि आज से 3 साल पहले इसकी जो ड्यूटी है ये बर्रा थाने में लगी थी। और जब मनोज की बर्रा थाने में जब ड्यूटी लगती है तो ये अपना ड्यूटी किया करता था, लेकिन वहीं पर रहने वाली एक लड़की होती है
जिसका नाम शालिनी तिवारी होता है। शालिनी देखने में बेहद खूबसूरत होती है। आपको अगर यकीन नहीं हो तो एक बार गूगल पे आप सर्च कर लेना कि शालिनी कानपुर शालिनी केस, सर्च कर लेंगे तो उसका फोटो सहित डिटेल आने लगेगा। तो जब शालिनी को ये देखता है मनोज, तो उस पर फिदा होने लगता है, वो शालिनी को चाहने लगता है। और जो मनोज है इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, किसी भी खूबसूरत लड़की को देखता तो फिर देखता ही रह जाता था। और जब शालिनी को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है मनोज कि आखिर ये करती क्या है, रहती कहाँ पर है। तो पता चलता है कि ये नर्स है और अपना काम धाम करती है। तो ये पता करता है कि कहाँ पर नर्स है और एक दिन पहुंच जाता है वहां पर और बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है। अब जो नर्स है वो इलाज वगैरह करती है शालिनी तिवारी। तो ये बताता है कि मैं हेड कांस्टेबल हूँ बर्रा में। तो शालिनी भी सर सर करके उसे रिस्पेक्ट देने लगती है और अच्छे से इलाज करती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अभी जो मनोज है ये भी शालिनी के बारे में पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, तमाम चीजें तो शालिनी भी बताती है। अब दोनों जो मनोज है बोलता है कि मैम अपना नंबर दे दीजिए, अगर मेरे को कोई और प्रॉब्लम होगी बीच में तो मैं आपसे फोन करके पूछ लूंगा कि दवा वगैरह कैसे खाना है। अब शालिनी अपना नंबर दे देती है। मनोज जो है शाम को शालिनी के पास फोन करता है और बताता है कि कैसे हो, क्या कर रही हो। तो शालिनी भी मना नहीं कर पाती है और अपना पूरा डिटेल बताती है कि मैं अभी रूम पर हूँ और फिर ड्यूटी जाने वाली हूँ। इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो मनोज है ये बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे टाइम जो है बीत रहा होता है। एक समय ऐसा आता है कि जो शालिनी है और मनोज हैं एक दूसरे से बिना बात किए रह ही नहीं पाते थे। जबकि जो शालिनी है इसकी उम्र 26 साल, मनोज 50 साल का व्यक्ति है। और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते एक दिन मनोज बोलता है कि अगर टाइम मिले तो चलो घूमने चलते हैं कहीं पे। और शालिनी भी बोलती है ठीक है। अब वो भी सोचती है कि एक हेड कांस्टेबल है उसके साथ मेरा चलना फिरना है, तो वो भी अपने आप को गर्व फील करती है। लेकिन जब मनोज के साथ एक दिन एक होटल में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मनोज बोलता है कि चलो आराम कर लेते हैं। और फिर बहुत दिनों से लोग बातचीत करते थे। तो बात जब होटल में जाते हैं तो बातचीत करते करते दोनों कब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और कब संबंध बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और जब एक दिन संबंध बनता है तो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। और जो शालिनी है अपने घर वालों से बोलती है कि मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं अलग से रूम ले लेती हूँ, वहां पर मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अकेले रहूंगी। अब ये शालिनी अलग से जब रूम ले लेती है तो जो मनोज है जब भी इसको छुट्टी या टाइम मिलता तो सीधा शालिनी के रूम पर पहुंच जाता और उससे शारीरिक संबंध बनाता, टाइम बिताता, पैसे भी दिया करता था। अब ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, समय बीत रहा होता है, लेकिन कहते हैं गलत काम कभी छिपता नहीं है। अब ऐसे जब टाइम बीतने लगता है तो जो शालिनी है ये मनोज से बोलती है कि देखिए मुझे आपसे शादी करना है, क्योंकि 3 साल मैं तुम्हारे साथ रही हूँ तो हम दोनों शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे। तो मनोज भी बोलता है ठीक है। अब बातों को इधर उधर मनोज काटना शुरू कर देता है, लेकिन जब शालिनी बार बार जिद करने लगती है तो मनोज बताता है कि देखो मेरी शादी हुई है। तब मनोज जाकर के बताता है कि देखिए मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो शालिनी बोलती है कोई बात नहीं, उससे मुझसे लेना देना नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, 3 साल ऑलरेडी मैंने बिता लिया है, तो अब मैं शादी करना चाहती हूँ। जब जिद करने लगती है शालिनी तो मनोज भी बातों को टालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कब तक टालता। ऐसे ही जब टाइम बीतता है तो मनोज सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि जो शालिनी है बहुत सारे वीडियो भी बना रखी थी, बहुत सारे प्रूफ भी थे। आखिर शारीरिक संबंध बने थे तो प्रूफ थे ही, शालिनी के पक्ष में सुनवाई होता। मनोज जो है वो सोचता है कि अब शालिनी जो है इसे रास्ते से हटाना ही होगा, अगर नहीं हटाएंगे तो फिर ये मेरे लिए संकट बन सकती है। अब मनोज प्लानिंग बनाता है। तो उसका एक दोस्त होता है, उससे प्लानिंग बनाता है कि यार एक लड़की है मेरे पीछे पड़ी हुई है, शालिनी तिवारी, उसे मुझे इस दुनिया से हटाना है, क्या करूं। तो अब राहुल भी उपाय बताता है कि ऐसा करो, बहुत आसान है, बुलाओ उसको। 8 फरवरी 2024 को जब मनोज जो है शालिनी को बुलाता है, शालिनी पहुंचती है एक जगह पे, निर्धारित जगह पे। शाम के लगभग 10-11 बज चुके थे। गए होटल पे लोग खाना खाते हैं, उसके बाद बाकायदे एक जगह पे पहुंचते हैं और वहां पर जो मनोज है शालिनी को मारता है, उसका गला दबा देता है। शालिनी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर जाती है मनोज क्या करे, अपनी वर्दी पहनता है और एक गाड़ी किराए पर लेता है और उस गाड़ी में शालिनी की जो डेड बॉडी है उसको भरता है। उसके बाद वहां से चल देता है।
वर्दी पहन लिया था तो कोई चेक इन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि पुलिस वालों की गाड़ी अक्सर नहीं चेक इन करते हैं। और कानपुर से 240 किलोमीटर दूर एटा ले जाता है। मतलब ये जो राहुल और मनोज और उसकी डेड बॉडी को साथ में लेकर के एटा पहुंचता है। एटा में गांधीनगर एक मोहल्ला लगता है और यहीं पर पहुंचता है, क्योंकि जो मनोज है पहले इसकी पुश्तैनी जो जगह है एटा में है, तो एटा के बारे में काफी ये जानता पहचानता था। जब वहां पर पहुंचता है मनोज तो एक सिमार होता है, सिमार मतलब कि जहां पे घर कोई भी ना हो वहां पर लेकर जाता है। और जो शालिनी की डेड बॉडी है, एक सूखा कुआं है, गर्मी का टाइम है तो सूखा कुआं है, उसी में उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है। सोचता है कि अब ये सूखा कुआं है तो यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मवेशी पशु पक्षी पड़े हुए थे तो वैसे भी गंध आ रही थी, तो उसी में फेंक देता है और सोचता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, सड़ गल जाएगा। अभी जो मनोज है ये चला आता है, और आता है ना तो अपने सीधा ड्यूटी में लग जाता है। और जो राहुल है इसका फ्रेंड, उसे बोलता है कि शालिनी का मोबाइल ले और जाओ अयोध्या, वहां पर इसकी मोबाइल बंद करके सिम तोड़कर फेंक दो, ताकि ये लगे कि इसका जो लास्ट लोकेशन है अयोध्या है, अयोध्या में ही गई और कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। तो राहुल जो है फौरन वहां से जाता है, गाड़ी से, 4 चक्का से ही, और रातों रात अयोध्या पहुंचता है और वहां पर उसकी मोबाइल जो है तोड़ता है, सिम तोड़ करके अयोध्या में पहले खोलता है बाकायदे, ताकि लोकेशन यहाँ ट्रेस कर ले, उसके बाद फेंक देता है राहुल। उसके बाद डायरेक्ट वो राहुल अपने घर और जो मनोज है अपनी ड्यूटी में लग जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। आखिरकार 3 महीना लगातार जो मनोज है ये निशोज घूमता रहता है, लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जो कानून है इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये पकड़ ही लेती है। अब पुलिस जो मनोज है इसके बारे में और पूछती है तो पता चलता है कि मनोज एक बार पहले सस्पेंड भी हो चुका है इसी मामले में, क्योंकि और जो महिलाएं हैं जो भी जिसको भी देखता था वो छेड़छाड़ किया करता था। अब पुलिस राहुल का लोकेशन ट्रेस करती है और राहुल को भी गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस अभी इन्हें जेल भेज दी है। आज ही जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 19 मई 2024 को ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं और अभी जेल जा चुके हैं। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना कि एक पुलिस वाला है, बताओ, समझदार है, दूसरों की हेल्प करता है, लेकिन ये ही एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शायद वो लड़की जब डॉक्टर बनती और बड़ा डॉक्टर बनती तो न जाने कितनी जिंदगियों का सहारा बनती, न जाने कितने लोगों का इलाज करती, लेकिन जो मनोज है अपने हवस के चक्कर में आखिर क्या से क्या कर दिया। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी जो हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं उनके नाम तो सुरेश पाल जी हैं, बोलते हैं कि भाई आप कहाँ से रहने वाले हो। तो भाई मैं कोरांव तहसील पड़ता है एक प्रयागराज के अंदर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला लगता है और कोरांव तहसील, बस वहीं का रहने वाला हूँ, कोरांव तहसील से 8 किलोमीटर दूर। बाकी सुरेश नीरज जी हैं जो कि ग्राम इनका जो है बिला दक्षिण है और थाना जो है कवराई है, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। द्वारिका शर्मा जी हैं जो हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं। अजय हैं जो कि अहमदाबाद से रहने वाले हैं। मनोज पाल हैं जो कि कन्नौज से रहने वाले हैं। दिनेश यादव हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।